जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के थ्रू जो है जितने भी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और आज जो है हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है और क्लास 7th के जो है 2 चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो है तीसरे चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो है चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तीसरा चैप्टर है आपका रेशों से वस्त्र तक। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रेशों से वस्त्र तक। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही है, ये बताना है आपको। तो ये आपका पहला जो है सही हो जाएगा। जो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसे जांतव रेशा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो है रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सही है। फिर भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं, ये भी आपका सही है। 1 2 3 इसके तीनों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के फाइबर जो रेशे होते हैं रेशम कीट के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं तथा ऊन के रेशे भेड़ बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है ये बताना है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। फिर है आपका अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों पर फर से बनाई जाती है। तो अंगोरा जो ऊन है उनको अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो अंगोरा नस्ल की बकरियां जो है कश्मीर के पहाड़ों में पाई जाती हैं और पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों के फर से बनाई जाती है। इसे बताना है कौन सा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके कौन से उत्तर सही है ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका कथन 3 गलत है, बाकी सही है। देखिए, क्योंकि जो है कश्मीर की मशहूर जो पश्मीना शाल है कश्मीरी बकरियों के त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों जो फर होते हैं उनसे बनाई जाती है, लेकिन अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से ही प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, 1 और 2 कथन इसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, एकदम सही। ये क्वेश्चन जो है आपका यही क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है सेरीकल्चर मतलब मिलान करने के लिए आया हुआ था, याद रखिएगा। रेशम फाइबर रेशम प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी आपका सही है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, भी जस्ट पता है, ये भी सही है। इसके दोनों सही, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशम प्रोटीन से बने होते हैं, अतः 1 और 2 सही है। रेशम कीट रेशम के रेशों का एक आवरण कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। जो कोकून होते हैं कोकूनों को संश्लेषित करके ही फिर उससे रेशम निकाला जाता है। अगला है, भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून जो कोष से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि जो है अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है, एकदम सही है। जो रेशम होता है बहुत मजबूत होता है, आपने देखा होगा कभी टूटता नहीं है वो जल्दी। टसर मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, दोनों सही है। सही उत्तर का चयन करना है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा जो गठन अर्थात रूक्षता, चिकनाहट और चमक आदि से में जो है अलग होता है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे सामान्य रेशम जो है कीट शहतूत रेशम कीट होता है, जो आपने देखा भी होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं और एनसीईआरटी की बुक से करवाए जा रहे हैं। ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, ये जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे और आपके लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ना तो सरल है ना ही बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी, ये आपका जो है एकदम गलत है, सर्वप्रथम भारत में नहीं हुई थी इसकी खोज। फिर प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। जो रेशम का व्यापार है ये भारत में ना होकर के सर्वप्रथम जो है रेशम की खोज भारत में ना होकर के सबसे पहले चीन में हुई थी। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी, भारत में ही नहीं। और रेशम उद्योग को प्रारंभ में चीन में से जो है गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट ही कहा जाता है। और जो है हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ऊष्मा हीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास आप सभी लोग हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या पास्कल? तो कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? ये है पास्कल। पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं होता, पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है, याद रखिएगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल। और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये जो है टेम्परेचर के मात्रक होते हैं ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपने हमेशा सुना है कि ऊष्मा हमेशा जो है गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है, एकदम सही है। फिर द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, ये भी सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित करती है उसे चालन कहते हैं, कंडक्शन, ये भी आपका सही है। कंडक्शन की स्थिति में जो है गर्म के ऊष्मा की तरफ से ठंडी उस तरफ जो है ऊष्मा का प्रसार होता है और इसी को हम कंडक्शन चालन कहते हैं। तीनों कथन सही है, इससे पूछ रहे कौन से सही है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, थल समीर के बहने का समय, इसमें बताने जो थल समीर होती है इसके बहने का समय क्या होता है? तो थल समीर के जो बहने का समय होता है वो होता है रात का समय होता है। और ऑप्शन से करे ए का 4 हो जाएगा। फिर आपका समुद्र समीर के बहने का समय, तो समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन में। फिर गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, गहरे रंग के हम लोग कपड़े कब पहनते हैं जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, शीत ऋतु में काले कपड़े पहनते हैं ना आप लोग, ताकि वो ऊष्मा के जो है ऊष्मा को अवशोषित कर सके। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्म में, जो गर्मी या ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय जो है हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि ऊष्मा को अवशोषित ना करके ऊष्मा को मतलब अवशोषित नहीं करते हैं, वो तुरंत भेज देते हैं, ठीक है, और जो है जिससे ठंडा रहता है। तो ऐसे इसका A4 B3 ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। C2 हाँ ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर जाने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। अगला रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है जो थल समीर कहलाती है और रात्रि के समय ये जो है रात्रि के समय ही चलती है। गहरे रंग पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं,
इसलिए सर्दियों में गहरे रंग वस्त्र पहनना सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एकदम सही है। मेरे डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है, आपने सब में देखा होगा, ये भी सही है। 1 और 2 कथन इसके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। गहरे रंग की वस्तुएं कम अवशोषित करती है, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण यह है कि ऊन जो है ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। एकदम सही। तो इसका जो केवल 2 सही है और कौन सा सत्य है? केवल 2। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाता है तो लोहे के ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। ये तो आपका जो है इसे बताने कौन सा कथन सही है? ये जो है आपका गलत हो जाएगा। लोहे के ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से, तो अच्छा चालक होने की वजह से जो है लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। लोहे में जो है जब हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो वो जो है गर्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा का चालक है। चालक होने की वजह से थोड़ा ना गर्म होता है गोल। लोहा का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा इसका। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सही है। गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त हुए कथनों में से सही कथन है केवल 3। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि लोहे का गोला एवं जल समान ताप पर है तथा ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में अर्थात ना तो गोले से जल की ओर और ना ही जल से गोले की ओर होगा। इस प्रकार किसी के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। इसका कारण एक ही होता है, स्टेनलेस इस्पात की जो अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आपने देखा होगा कॉपर की वायर लगाते हैं ना, तांबे की वायर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छा चालक होता है। डी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण ऊष्मा बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैलती है तथा भोजन अच्छी तरह से पकता है, इसलिए कथन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है अगला है, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है आम्ल क्षारक और लवण। इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं आज की ही क्लास में। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड्स की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अम्ल का नाम और पदार्थ का नाम। यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था और आप देख सकते हैं टीआरई 2 में यही क्वेश्चन पूछा गया था शायद, ठीक है, आप मिला भी सकते हैं, यही क्वेश्चन लगभग पूछा गया था। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका चूने के पानी में होता है, ठीक है। फिर टार्ट्रिक एसिड आपका, टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये आपका टार्ट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये इमली में होता है। इमली और अंगूर में जो है टार्ट्रिक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है आपका, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साबुन में हो जाता है। इसका भी कास्टिक सोडा इसे बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डी का 3 हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। एसिटिक अम्ल, यहाँ पे कुछ अम्ल एवं संबंधित पदार्थों के नाम दिए हुए, आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और जो है सभी जो है याद कर लीजिएगा। अम्ल का नाम और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये आपका सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है, चींटी का जो डंक होता है ना उसमें पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू के कुल जो है, नींबू के जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे संतरा है, नींबू है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फिर है आपका ऑक्जेलिक अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल ये पालक और टमाटर, टमाटर में भी पाया जाता है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका आंवला और साइट्रस फल जो खट्टे फल होते हैं उन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी। फिर टार्ट्रिक अम्ल ये आपका इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में जो है पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। उपरोक्त सभी अम्ल जो है प्राकृतिक अम्ल के भी उदाहरण है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब अगला है क्षारक का नाम। यूथियम और ये थे क्षारक का नाम पदार्थ जिसमें पाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको खाने के सोडे में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस होता है जिसे चूने के पानी में पाया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक, उसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। एकदम सही, ना तो ये जो सही है, ना तो वो नीला करेगा ना तो लाल करेगा। फिर हल्दी, हल्दी लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, ये भी आपका सही है। फिर जल, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है, ये भी आपका सही है। इसका जो है सभी कथन सत्य हैं, डी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। और आप देख भी रहे हैं ये जो है सारे के सारे एक एक क्वेश्चन में ना कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है सिंगल नहीं है कि आप देखें और झट से आंसर दे दें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है ताकि एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन वहां पे जैसे भी एग्जाम में पूछना चाहे आपको आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। मृदा को अम्लीय बना देता है, ये तो जरूरी नहीं है, ये सही है। जो ज्यादा हम रसायनों का प्रयोग करेंगे तो ये मृदा उर्वरकों को जो है अम्लीय बना देता है, सही है। फिर अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये जो है गलत है, जैव पदार्थ उसमें मिलाए नहीं जाते हैं। पहला इसका सही है, सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, इसलिए एक सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। अगला है अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है, जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। अगर मृदा में क्षार की मात्रा अधिक है तब हम किसका उपयोग करेंगे, जैव पदार्थों का उपयोग करेंगे, याद रखेंगे। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, इसलिए कथन 2 है, 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। फिर चींटी के डंक के प्रभाव पर नमी युक्त खाने का सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है, ये भी आपका सही है। जैसे चींटी के डंक में अगर आप कैलामाइन विलयन होता है या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है उसे हम किसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये जो है अगर इसे हम वहां पे लगा देते हैं तो इसका ये जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है, हमारे जो दांत होते हैं उनके क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होता है, एकदम सही। फिर दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मूचित करने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। जो हमारे दांतों के बीच भोजन फंस जाता है वही जो है अम्ल का निर्मोचन करना, मतलब अम्ल को स्राव करता है, और वही जो है हमारे दांतों में सरण भी पैदा कर देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 सही, सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा।
सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा व विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी मुक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ भी दंत क्षय हेतु उत्तरदायी होते हैं। दांतों की अम्लीयता को दूर करने हेतु टूथपेस्ट पे नमक क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन खत्म होता है तो चैप्टर नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 6 जो है हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे और आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 को आज ही कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये गलत है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, और जो रासायनिक होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एकदम सही है। फिर दूसरा सही है इसमें, पहला गलत है। केवल 2, ये सही हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, और जो ऐसा परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूरा अवस्था में लाया जा सकता है। पानी का बर्फ बनना, बर्फ गिरने पर पुनः पानी में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है। इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस दौरान ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या इसमें परिवर्तन होना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ये बताना है। ये तो सही है, कागज को फाड़ देंगे फिर चिपका देंगे, सही हो जाएगा। रंग में परिवर्तन होना, तो रंग अगर बदल जाता है तो दोबारा से फिर वही थोड़े ना आएगा, ये गलत नहीं होगा। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनना, तो ये फिर अलग अलग नहीं टूटेगा, तो इसलिए जो है कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो ये नहीं होगा। फिर कागज का जलना, कागज जल जाएगा तो फिर दोबारा वैसा नहीं रह जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 सही हो जाएगा। निश्चित रूप से कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके टुकड़ों को गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, पर ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। इसमें जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है, यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी के विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन के परिणत हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी की विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एकदम सही है। फिर लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। जो लवण होता है, लवणीय जल जो होता है उस जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी आपका सही है। लवणीय जल से तात्पर्य खारा जल, खारा जल जहां पे पड़ेगा तो वहां पे जंग लगने की दर बढ़ जाती है। दोनों करेक्ट से है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने हेतु जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कंटिन्यू क्लास करवाते हैं,
तो थोड़ा सा आप भी हेल्प कर सकते हैं कि क्लास को तो शेयर कर ही सकते हैं। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन है फिर यही गैस बर्नर पर जलती है। परिवर्तन भी निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो है, जब ये जलती है तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रक्रम भी एक रासायनिक परिवर्तन है, एकदम सही हो जाएगा बी। ठीक है, सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जबकि गैस जलने के दौरान इसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य उप उत्पाद बनते हैं, अतः यह एक रासायनिक। नेक्स्ट है आपका, अब आप चैप्टर नंबर आपका 7 यहाँ से स्टार्ट होता है और चैप्टर नंबर 7 को हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 तक, आपके 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए। और कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।